हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज है अपनी करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 59। आज अपन करेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपीएससी 2026 से रिलेटेड। आज का अपना पहला टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। देखो, जैसे एक्लिप्स में होता है ना, ग्रहण में होता है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य दिख नहीं रहा होता, सूर्य की रोशनी हम तक नहीं आ रही होती, तो हमें लगता है कि सूर्य है ही नहीं। पर जब ग्रहण खत्म हो जाता है, एक्लिप्स खत्म हो जाता है, तो सूर्य वापस अपने उसी तेज में आ जाता है, उतना ही प्रॉपरली वर्क करने लग जाता है। पर जब एक्लिप्स लगता है तो सूर्य, ऐसा लगता है ना कि सूर्य काम नहीं कर रहा, रोशनी नहीं आ रही। पर एक्लिप्स के हटते ही, ग्रहण के हटते ही क्या होता है, सूर्य वापस दिखने लग जाता है। सूर्य वापस हमें लगता है कि वहीं पर आ गया, सूर्य लगता है कि काम कर रहा है, रोशनी दे रहा है। वैसे ही ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, ये लॉस से रिलेटेड है। देखो, अपना संविधान बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। पर काफी सारे लॉस तो ब्रिटिश टाइम से ही चलते हुए आ रहे थे। लॉस तो हर चीज से रिलेटेड होता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे काम करेगा, ये प्रोसेस ऐसा होता है। तो काफी सारे लॉस चलते आ रहे थे ब्रिटिश टाइम से ही। अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, कब से ऑपरेशनलाइज हुआ अपना कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950 से। तो फिर फंडामेंटल राइट का भी एक कॉन्सेप्ट आया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो फंडामेंटल राइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट, मैग्ना कार्टा ही है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसा होता था कि काफी सारे लॉज जो ब्रिटिश टाइम के होते थे, वो इफेक्ट करने लगे किसको? फंडामेंटल राइट्स को। तो जो भी लॉ इफेक्ट कर रहा था ना फंडामेंटल राइट को, उसको सीधे सीधे खत्म नहीं करा। क्योंकि एक लॉ में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ काम की होती हैं, कुछ बेकार होती हैं, कुछ बहुत यूजफुल होती हैं। तो पूरे लॉ को ही खत्म नहीं करा गया, लॉ पे एक्लिप्स, ग्रहण लगा दिया गया कि इसको डोरमेंट स्टेट में ले आए लॉ को, कि ये लॉ अभी फंक्शन नहीं करेगा, ये लॉ अभी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। पर ये लॉ कंप्लीटली डेड भी नहीं हुआ, पूरी तरीके से इसको हटाया भी नहीं इस लॉ को। ये लॉ अभी काम नहीं करेगा, ऑपरेशन में नहीं रहेगा ये लॉ। इस लॉ को एक डोरमेंट स्टेट में भेज देंगे कि तुम, ये लॉ अभी काम नहीं करेगा। ये लॉ कब काम करने लगेगा, कब वापस इफेक्ट में आएगा? जब एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगा, इस लॉ की पूरी स्क्रूटनी करी जाएगी कि देखो, ये 20% पार्ट इस लॉ का फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। तो 20% पार्ट बदल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। फिर जो उस लॉ की अच्छी चीजें हैं, जो यूजफुल है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एनफोर्स में ला दी जाएंगी। यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कि आजादी से पहले जो अंग्रेजों के बनाए हुए लॉ थे, कुछ कुछ लॉ तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जरूरी भी थे, अच्छे भी थे। पर अगर वो लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो वो लॉस अभी रुक जाएंगे, वो लॉस अभी एप्लीकेशन में नहीं रहेंगे, ऑपरेशनलाइज नहीं रहेंगे। उन लॉस को अभी रोक दिया जाएगा यूज करने से। वो लॉस वापस यूज में तब आएंगे जब उस पे कमेटी बैठेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, और जो हिस्सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना फंडामेंटल राइट के साथ, उस हिस्से को उस लॉ से हटा दिया जाएगा। फिर अच्छा लॉ ही एनफोर्स करा जाएगा वापस से। ऐसा ही कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक बार रीड कर लेते हैं। Doctrine of eclipse in Indian Constitution under Article 13 explains how pre-constitutional laws violating fundamental rights become dormant, not void. भाई, डोरमेंट मतलब कि अभी रोक दिया गया है, वॉइड मतलब खत्म कर दिया गया है। तो उन लॉस को भी रोक दिया गया है एप्लीकेशन से, पर खत्म नहीं करा गया, ये कहते हैं। The doctrine of eclipse is discussed in Article 13, subclause 1 of the Constitution of India, which deals with pre-constitutional laws or existing laws. देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 में डिस्कस करा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में, ये बात रखनी है आपको याद। यूपीएससी सीधा पूछ लेगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से रिलेटेड आर्टिकल बताओ, बताना है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, if a law was valid when it was made but later become unconstitutional because it clashed with fundamental rights under the constitution, it isn't completely dead, it's just in dormant state. If the constitution is later amended and a conflict is removed, the law comes back to life and can be enforced again. ठीक है, याद रखना है ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो अंग्रेजों के लॉस चल रहे थे ना, ब्रिटिशर्स के लॉ चल रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद अगर वो लॉस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो उन लॉस को डोरमेंट स्टेट में डाल दिया जाएगा, ऑपरेशनलाइज एप्लीकेशन से रोक दिया जाएगा उन लॉस को।
वो लॉस को पर रोका ही जाएगा, खत्म नहीं करा जाएगा, वॉइड नहीं करा जाएगा उन लॉस को वापस एनफोर्स करा जाएगा, उस पार्ट को हटा के उस लॉ का जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट से। यही कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो डिस्कस्ड है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में। आर्टिकल 13 एसोसिएटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से। द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, देखो एक है भिखाजी नारायण धकरास वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस। देखो यूपीएससी केसेस तो रेयरली पूछती है प्रीलिम्स में, पर आप मेंस में अगर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में ये केस कोट करके आएंगे तो अच्छा लगेगा, आपका आंसर स्ट्रांग हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। When the Constitution of India was adopted, various laws which were already existing faced legal challenges as they violated the fundamental rights. Just the way the doctrine of eclipse was introduced to evaluate the judicial review, the legal document for doctrine of eclipse was declared in the Supreme Court by the judges in बीकाजी नारायण धकरास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस। देखो 1955 में सबसे पहले डिस्कस करा गया था सुप्रीम कोर्ट में इस केस में। तो ये केस किससे एसोसिएटेड है? बीकाजी नारायण धकरास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस एसोसिएटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से आर्टिकल 13 से क्लॉज 1 एसोसिएटेड है। 1955 में इसके बारे में बात करी गई थी जुडिशियल रिव्यू के दौरान। ठीक है, तो याद रखना ये चीजें क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक तो ये सवाल आ सकता है यूपीएससी में, कौन सा आर्टिकल एसोसिएटेड है, कौन सा केस एसोसिएटेड है। ठीक है, यही 3 सवाल बन सकते हैं इससे। डिजाइनर राइस, देखो राइस भी आजकल डिजाइनर आने लग गए, जैसा कि इसका नाम है डिजाइनर राइस। तो यहाँ पे राइस को डिजाइन करा गया है। क्या करा गया है कि इन्होंने ना चावल के दाने लिए बहुत सारे, उनको आपस में पीस के आटा बना लिया चावल का। फिर उस चावल के आटे में ना इन्होंने स्टार्च डाला, प्रोटीन डाला, फाइबर डाला, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले, जैसे आयरन डाला, फॉलिक एसिड डाला, विटामिन B12 डाला। फिर उन ग्रेन को ना वापस इन्होंने चावल जैसा ही आकार दे दिया और लोगों को दे दिया, जिससे ये रेगुलर राइस जैसे ही लगे। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने क्यों करा, इतना सब क्यों मिलाया चावल में कि चावल लिए पहले उन चावल को पीस के उनका आटा बना लिया, फिर उसमें स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इतना सब क्यों डाला इन्होंने, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम क्यों कर दिया इन्होंने, जिससे डायबिटीज वालों को दिक्कत नहीं हुए। फिर वापस उस आटे से इन्होंने क्या करा, चावल जैसे ही शेप दे दी और डिजाइन बना दिया चावल जैसा, और रेगुलर राइस जैसा ही ये दिखे, फील होए, टेस्ट होए। ऐसा क्यों करा? क्योंकि देश में ना भूखमरी बहुत ज्यादा है, मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है लोगों में, कुपोषित हैं लोग बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये कुपोषण को डील करने के लिए ही ऐसा राइस बनाया गया है। इसे फंक्शनल फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल फूड। इसको जानबूझ के मॉडिफाई करा जाता है जिससे ये न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल कर सके, मेल न्यूट्रिशन को टैकल कर सके और देश की भलाई में अपना रोल अदा कर सके। ये किसने करा है? ऐसा डिजाइनर राइस किसने बनाया है? CSIR का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तिरुवनंतपुरम केरला में, उन्होंने ऐसा करा है। ठीक है, ये जो डिजाइनर राइस होता है ना, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। नॉर्मल राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई स्पाइक हो जाता है नॉर्मल राइस खाने से, तो डायबिटीज वालों के लिए खतरा हो सकता है। तो ये राइस खतरा नहीं है डायबिटीज वालों के लिए भी। बहुत ही अच्छे से साइंटिस्ट लोगों ने ये राइस बनाया है, बहुत अच्छे से डिजाइन करा है, इसलिए इसका नाम ही डिजाइनर राइस रख दिया है। यूपीएससी सीधे सीधे सवाल पूछ लेगा डिजाइनर राइस से रिलेटेड कि ये डिजाइनर राइस में क्या क्या होता है, क्या क्या पौष्टिक चीजें हैं, किसने बनाया है, स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि कैसे बनाया है, डिजाइनर राइस नॉर्मल राइस से बेटर कैसे है, ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ सकता है यूपीएससी। तो आओ एक बार रीड कर लेते हैं। Scientists at CSIR National Institute for Interdisciplinary Sciences and Technology Kerala have designed designer rice. It is a type of functional food intentionally modified to meet specific health and nutrition needs. It aims to nourish millions and tackle malnutrition. Scientists use food processing technology in which broken rice is grounded into flour enriched with starch, protein, fiber, and micronutrients like iron, folic acid, and vitamin B12, and then reformed into grains that look, feel, and taste like regular rice. देखो ये कोई बायो मॉडिफाइड राइस नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये फंक्शनल फूड है, ये मॉडिफाइड तो है पर ये कोई जेनेटिक क्रॉप नहीं है। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप नहीं है ये। डिजाइनर राइस इस प्रोसेस से बना है, याद रखना। ठीक है, डिजाइनर राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है, डिजाइनर राइस इस प्रोसेस से बना है। ये प्रोसेस देख लेना क्या है। डिजाइनर राइस एक फंक्शनल फूड है,
किसने बनाया है डिजाइनर राइस? सेंट्रल CSIR के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरला वालों ने बनाया है डिजाइनर राइस। डिफरेंस बिटवीन रेगुलर राइस एंड डिजाइनर राइस। देखो डिजाइनर राइस में ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कम, नॉर्मल राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ज्यादा। डिजाइनर राइस में प्रोटीन भी ज्यादा होता है नॉर्मल राइस से, क्योंकि नॉर्मल राइस में तो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं ना। एक बार रीड कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रेगुलर राइस एंड डिजाइनर राइस। Regular rice, white rice is mainly carbohydrates and has higher glycemic index which can cause faster spikes in blood sugar. ठीक है। Designer rice contains more protein and has lower glycemic index, making it more nutritionally balanced and helpful for managing blood sugar levels and improving satiety. Benefits of designer rice. It has a low glycemic index below 55, which means it releases energy slowly and helps prevent sudden blood sugar spikes, especially beneficial for diabetes. देखो डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए सही होता है ये ब्लड शुगर राइस, इसमें इतना सडन होता नहीं है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इट इज रिच इन प्रोटीन कंटेनिंग ओवर 20% प्रोटीन कंपेयर टू 6 to 8% इन रेगुलर राइस। देखो डिजाइनर राइस में 20% प्रोटीन होता है, रेगुलर राइस में 6 to 8% ही होता है। ये भी याद रख लेना कि रेगुलर राइस में कितना प्रोटीन होता है और डिजाइनर राइस में कितना प्रोटीन है। It helps combat anemia as it is fortified with iron, folic acid and vitamin B12 embedded directly into the grain. मैंने बताया था ना कि वो पीस के आटा बना लेते हैं फिर उसमें सब कुछ मिलाते हैं, तो उन सब से इनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। डिजाइनर राइस में क्या क्या याद रखना है, कहाँ से सवाल बना सकता है यूपीएससी। डिजाइनर राइस क्या वो है, क्या है डिजाइनर राइस? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थोड़ी है, नहीं क्रॉप तो नॉर्मली है पर उसको अपन ऐसे प्रोसेस से स्पेशल बना देते हैं, ये याद रखना है। डिजाइनर राइस किसने बनाया वो याद रखना है। डिजाइनर राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है या ज्यादा है वो याद रखना है। डिजाइनर राइस में प्रोटीन कम है ज्यादा है वो याद रखना है। डिजाइनर राइस फोर्टिफाइड राइस है ये याद रखना है। फंक्शनल फूड है, क्यों बनाया है? मेल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए बनाया है। डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है, हर रूप से अच्छा है डिजाइनर राइस, ये याद रखना। अडेयार रिवर। देखो चेन्नई में ना ऐसा माना जाता है कि 3 नदियां बहती हैं, वो हैं अडेयार, कूकम, कोसत्थलियार। ठीक है, कोसत्थलियार, कूकम और अड्यार, ये कुछ नदियां हैं जो चेन्नई में बहती हैं, ऐसा कहा जाता है। उन 3 नदियों में से एक रिवर है अड्यार रिवर। अड्यार रिवर ना कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट की चेम्बरबकम लेक से निकलती है। कहां से निकलती है? चेम्बरम बकम लेक है कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, वहां से अड्यार रिवर निकलती है। थोड़ा सा 40-42 किलोमीटर ही चलती है चेन्नई में से होते हुए, ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये ना एक अड्यार एस्चुरी बनाती है बे ऑफ बंगाल के पास। ठीक है, अड्यार क्रीक भी यहीं पर है। द रिवर फॉर्म्स अ बैकवाटर कॉल्ड अड्यार क्रीक। देखो अड्यार रिवर की वजह से ना सैंड बार फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सैंड बार की बनने की वजह से ही अड्यार क्रीक भी बन जाता है। सैंड बार क्या होता है? ऐसे नदी जा रही होती है ना, तो नदी अपने साथ साथ मिट्टी भी इरोड करते हुए ले जाती है, तो नदी के साथ साथ एक सैंड बार सा बन जाता है, तो एक छोटा क्रीक सा बन जाता है एस्ट्यूरी के आसपास, तो यही है अड्यार क्रीक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बैकवाटर्स भी देखने को मिलते हैं, तो टूरिस्ट वगैरह भी जाना पसंद करते हैं। अड्यार तो एक हिस्टोरिकल टाउन है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर बन गया था ये बाद में। अब आपको बताना है थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर तो ये इंडिया में बना था। इससे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ फाउंड हुई थी, उसके फाउंडर्स कौन थे, ये सब आप कमेंट्स में बताएं। ठीक है, अड्यार रिवर। अड्यार रिवर इज वन ऑफ द 3 rivers of Chennai along with the Kom and Kosathaliar. The river originates near Chembarabakam Lake in Kanchipuram district and flows through Chennai before meeting the sea. Length 42.5 km. It drains into the Bay of Bengal at the Adyar estuary. Adyar Creek. The river forms a backwater called Adyar Creek near its mouth due to sandbar formation. This natural channel carries tidal water back into the sea. देखो ये सैंडबार की वजह से ना थोड़ा टाइडल वाटर बैक टू द सी भी चले जाता है, तो बैक वाटर्स कहते हैं इसे। बैक वाटर्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। केरला के जो बैक वाटर्स है ना कयाल्स, वो तो बहुत फेमस है। केरला में बैक वाटर को कयाल बोला जाता है, ये भी याद रख लेना। अड्यार इज द हिस्टोरिकल टाउन एज इट वाज हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखो अड्यार रिवर से आपको क्या क्या याद रखना है। अड्यार रिवर कौन से स्टेट में बहती है? तमिलनाडु।
ये सिर्फ तमिलनाडु में ही बहती है। तमिलनाडु के भी ये दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कांचीपुरम और चेन्नई। ये सिर्फ 42 किलोमीटर लंबी रिवर है, ठीक है। ये अडयार एस्ट्यूरी बनाती है, अडयार क्रीक बनाती है। अडयार रिवर ही अडयार एस्ट्यूरी बनाती है, अडयार क्रीक बनाती है, ये बात भी याद रखनी है आपको। अडयार रिवर ज्यादा देखो थोड़ा इकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से न्यूज में है, वरना इतनी इंपॉर्टेंट रिवर है नहीं ये। मेजरली आपको यही याद रखना है कि अडयार रिवर चेन्नई के आसपास बहती है, चेन्नई में बहती है, और ये सिर्फ तमिलनाडु में बहती है। अडयार क्रीक भी चेन्नई के पास ही बनाती है, अडयार एस्टोरी भी है चेन्नई के पास ही बनाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर भी था अडयार, हिस्ट्री से याद आ रहा होगा सबको। ये कुछ मैप है अडयार रिवर का, देख लो ध्यान से। चेम्बरमपक्कम लेक से निकलती है ये कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, और थोड़ा सा चल के 42.5 किलोमीटर चल के अडयार एस्टूरी बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। ये भी याद रख लेना, अडयार रिवर बे ऑफ बंगाल में बहती है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये सब याद रख लेना। और ये बाकी कुछ रिवर है चेन्नई के आसपास की, ये भी देख लेना, ठीक है। कुछ इकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं। देखो क्या होता है, जो छोटी नदियां होती है ना, उनमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, वो नाला ही बन जाती हैं छोटी नदियां, क्योंकि ज्यादा पानी का फ्लो तो रहता नहीं उन नदियों में। तो वाटर क्वालिटी बहुत कम होती है, तो मल्टीपल ड्रेन्स भी ओपन हो जाती है वहीं पे बड़े शहरों में जाके, तो वो नदियां नाला ही बन जाती हैं। तो कुछ कुछ न्यूज में आ जाती हैं, तो यूपीएससी सवाल बना सकता है, तो अपन पढ़ रहे हैं। इकोलॉजिकल इश्यूज एसोसिएटेड टू अडयार रिवर। The river is affected by pollution from multiple discharge points, leading to poor water quality and very low dissolved oxygen levels which harm aquatic life। ठीक है, ये कुछ इसलिए ये न्यूज में है। अब मैं बोल रहा था ना सैंड बार क्या होता है। अडयार रिवर सैंड बार बनाती है अडयार क्रीक के पास। सैंड बार, a long mass of sand at the point where a river meets the sea that is formed by the movement of the water। देखो ये जो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ऐसे कर्व सा बना रहा है, तो ये पानी का मूवमेंट, रिवर जब समुद्र से मिल रही होती है ना, तो पानी की मूवमेंट की वजह से ऐसे सैंड की बार बन जाती है, उसे बोलते हैं सैंड बार। याद रख लेना, अडयार रिवर कौन से स्टेट में बहती है, कौन से शहर में बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, इतना ही सफिशियंट है अडयार रिवर के लिए तो। एंटी अरक मूवमेंट। देखो 1990s के टाइम पे ना आंध्र प्रदेश में एक वुमेन लेड मूवमेंट हुआ था, जिसका नाम था एंटी अरक मूवमेंट। इसमें ना अरक के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था। अरक क्या होती है? अरक एक टाइप की देशी शराब होती है, चीप कंट्री लिकर होता है। अरक एक लिकर होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बनता है। इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। इस प्रोटेस्ट के बाद ना पूरे आंध्र प्रदेश में स्टेट वाइड बैन लग गया था 1995 में अरक पे। अरक क्या होता है? अरक एक चीप कंट्री लिकर होता है। एंटी अरक मूवमेंट एक फेमिनिस्ट लेड मूवमेंट था, जिसकी लीडर थी डुबागुंटा रोसम्मा। ठीक है, डुबागुंटा रोसम्मा की अगुवाई में ये मूवमेंट हुआ था, वुमेन लेड मूवमेंट था, एंटी लिकर मूवमेंट था ये, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं। द एंटी अरक मूवमेंट 1992 to 1995 was a spontaneous, largely grassroots campaign led by rural women in Andhra Pradesh against the consumption and sale of arak, cheap country liquor. Triggered by rising domestic violence and poverty linked to alcoholism, women closed down auction sites and shops, forcing a statewide ban in 1995. Main leader दुदागुंटा रोसम्मा। देखो अल्कोहल से रिलेटेड ना काफी सारी चीजें हैं कि ये पॉवर्टी की तरफ ले जाता है लोगों को, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता है, मतलब समाज खराब होता है अल्कोहल की वजह से। इसलिए एंटी अरक मूवमेंट हुआ था 1990s में, जहां आंध्र प्रदेश की वुमेन ने प्रोटेस्ट करा था बहुत ज्यादा। किसके अगेंस्ट? अरक के अगेंस्ट, चीप कंट्री लिकर के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या था? स्टेट वाइड बैन हो गया था अरक पे, ये कंट्री लिकर पे 1995 में। इसकी मेन लीडर थी दुदागुंटा रोसम्मा। देखो आजकल ना किसी किसी आर्टिकल में एंटी अरक मूवमेंट के बारे में बात हुई थी, तो यूपीएससी सवाल बनाएगा तो सीधे सीधे सवाल बना लेगा कि एंटी अरक मूवमेंट कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, या ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा डुबागुंटा रोसम्मा कौन से प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। वो है एंटी अरक मूवमेंट से, एंटी अरक मूवमेंट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, इतना याद रखें आप। ये है सऊदी अरेबिया का मैप। देखो सऊदी अरेबिया भी वॉर में काफी अच्छी न्यूज में रहा है, तो क्या पता सऊदी अरेबिया से सवाल आ जाए। देखो सऊदी अरेबिया 7 देशों से अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कितनी देशों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया? 7। इसके नॉर्थ में तो आता है जॉर्डन, इराक, कुवैत। इसके ईस्ट में आता है कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। साउथ में आता है येमेन और ओमान, थोड़ा साउथ ईस्ट में आता है। देखो अपने को लगता है कि कतर एक आइलैंड कंट्री है, पर नहीं।
कतर एक एक्सटेंशन ही है अरेबियन पेनिनसुला का। मैप देखकर तो एक बार लगता है कि बहरीन और कतर दोनों एक आइलैंड कंट्री हैं, पर कतर एक एक्सटेंशन ही है अरेबियन पेनिनसुला का, प्रॉपरली बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ। पर बहरीन एक आइलैंड कंट्री है। बहरीन और सऊदी अरेबिया कनेक्टेड हैं किंग फहद क्रॉसवे से। ये किंग फहद क्रॉसवे सीरीज ऑफ ब्रिजेस है जो रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं सऊदी अरेबिया और बहरीन के बीच में। किंग फहद क्रॉसवे भी मैं आपको इसी सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। फिर देख लेते हैं मैरीटाइम बॉर्डर्स इसकी क्या हैं। सऊदी अरेबिया के लेफ्ट में मतलब वेस्ट में पड़ता है रेड सी, और ईस्ट में पड़ता है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ से तो ये बॉर्डर शेयर करता है ईरान से और बहरीन से मैरीटाइम वाली। पर्शियन गल्फ में जो मैरीटाइम बॉर्डर है सऊदी अरेबिया की वो है ईरान और बहरीन। फिर आते हैं रेड सी साइड। रेड सी में बॉर्डर शेयर करता है मैरीटाइम वाली इजिप्ट से, सूडान से और एरिट्रिया से। ये सब अफ्रीका में है। ये रेड सी के दूसरी तरफ है ये एरिट्रिया, सूडान और इजिप्ट। ठीक है। इसके नॉर्थ वेस्ट में आता है गल्फ ऑफ अकाबा। सऊदी अरेबिया के गल्फ ऑफ अकाबा एक रेड सी का ही नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है जो बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट से, इजराइल से, जॉर्डन से और सऊदी अरेबिया से। गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा ही इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला को सऊदी अरेबिया से अलग करता है। देखो, सऊदी अरेबिया इजराइल से बॉर्डर शेयर नहीं करता, सऊदी अरेबिया ईरान से बॉर्डर शेयर नहीं करता, सऊदी अरेबिया सीरिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता, सऊदी अरेबिया बहरीन से बॉर्डर शेयर नहीं करता लैंड वाली। इजराइल और सऊदी अरेबिया बॉर्डर शेयर नहीं करते, सीरिया और सऊदी अरेबिया बॉर्डर शेयर नहीं करते, ये बात रखनी है यार। सऊदी अरेबिया बॉर्डर शेयर करता है जॉर्डन से, इराक से, कुवैत से, कतर से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, ओमान से और यमन से। मैरीटाइम वाली शेयर करता है इजिप्ट से, सूडान से, एरिट्रिया से, ईरान से और बहरीन से। सऊदी अरेबिया इजराइल से बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेबनान, सीरिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है। लैंड बॉर्डर ये शेयर नहीं करता बहरीन से, ये बात याद रखनी है आपको। किस किस से शेयर करता है, किस किस से शेयर नहीं करता, ये बात रखनी है याद आपको। सऊदी अरेबिया की लैंड बॉर्डर्स कवर होती है 7 देशों से। सऊदी अरेबिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज: जॉर्डन, इराक, कुवैत टू द नॉर्थ, Qatar, UAE, Oman to the east, Yemen to the south. It is connected to Bahrain via the King Fahd Causeway and bordered by the Red Sea and Gulf of Aqaba to the west and the Persian Gulf to the east. ठीक है। लैंड बॉर्डर्स देख लेना, इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। नॉर्थ में तो जॉर्डन, इराक और कुवैत पड़ता है, ईस्ट में कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान पड़ता है, साउथ में येमेन और ओमान पड़ता है। ठीक है। मैरीटाइम बॉर्डर्स क्या है इसकी, मैरीटाइम बॉर्डर ये कनेक्ट करता है इजिप्ट से, सूडान से, एरिट्रिया से। रेड सी थी ना, रेड सी की जो अफ्रीकन वाला पार्ट है उसमें कौन कौन है, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया है। और पर्शियन गल्फ वाले साइड बहरीन और ईरान इसकी मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं। ये सिर्फ 7 देशों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ये कतर से लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ये बहरीन से लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, कनेक्टेड है एक हाईवे से, पुल से, पर ये बहरीन से लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। ना ही ईरान से लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ना ही इजराइल, इजिप्ट, सीरिया, इनसे भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सिर्फ इन 7 देशों से बॉर्डर शेयर करता है: जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान। ठीक है। किससे करता है किससे नहीं करता ये रखना है आपको याद। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।